सो वेलकम बैक। हमारा आर्ट एंड कल्चर का ये लेक्चर 3 होगा, जिसमें हमने कवर करना है गुप्ता एज आर्ट। ठीक है, तो अब पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो हमने अभी तक किया क्या है। हम आर्ट एंड कल्चर को कवर करने के लिए ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें चैप्टर्स हैं। एक तो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स, उसके बाद रिलीजन एंड फिलासफी, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंडियन पेंटिंग, फिर भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। इससे हमारा आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप आराम से करने के लायक बन जाओगे। अब पहले लेक्चर जो 2 हुए हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो ये आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में मैंने पहले भी बताया था, इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो एंशियंट आर्ट में ये आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री के में, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे मेडिवल में, और तीसरा मॉडर्न में। अब देखें एंशियंट में हमने क्या क्या कवर किया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर कर लिया है, मौर्यन एज आर्ट कवर कर लिया है, उसके बाद पोस्ट मौर्यन एज आर्ट कवर कर लिया है। आज हम गुप्ता एज कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे नॉर्थ में और साउथ में। इससे हमारा एंशियंट ख़त्म हो जाएगा। मेडिवल और मॉडर्न उतना ज़्यादा नहीं है, ये एक ही लेक्चर में दोनों हो सकते हैं। और उसके बाद ये सबसे बड़ा चैप्टर है इसमें, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक एक लेक्चर हर एक टॉपिक कवर कर लेगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, गुप्ता एज आर्ट आज। ठीक है, तो गुप्ता एज आर्ट में देखो गुप्ता किसके लिए मशहूर थे। पहली चीज़ तो आपको गुप्ता के रिलेटेड ये पता होनी चाहिए कि अगर आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर की गोल्डन एज की बात करते हो ना, तो वो गोल्डन एज कौन सी थी, गुप्ता के टाइम की। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जो गोल्डन एज है किसकी, आर्किटेक्चर इसकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, वो गुप्ता पीरियड ही था। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे सबसे पहली बात इनके सबसे ज़्यादा मशहूर थे केव्स, क्योंकि केव्स उस टाइम पे अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच चुके थे इस पीरियड में। ठीक है, और सिर्फ केव्स ही नहीं बल्कि टेंपल भी बहुत सारे बने गुप्ता पीरियड में। अब उन सिर्फ टेंपल बने ही नहीं बल्कि उन टेंपल की मनुस्क्रिप्ट भी, उनकी मतलब जो कंस्ट्रक्शन हुई थी उसकी टेंपल की, उस पर मनुस्क्रिप्ट भी लिखी गई है। तो अब गुप्ता एज अगर आप देखोगे तो आपने अगर एंशियंट में पढ़ा होगा गुप्ता एज, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका रिलीजन कैसा था, ठीक है, कल्चर कैसा था, कौन कौन सी मतलब वो वाली चीज़ें हम सिर्फ हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ रहे हैं आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से। तो आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से गुप्ता एज में आपको पहली चीज़ याद रखनी है कि केव्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी में से क्वेश्चंस भी आएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे, केव्स ही कवर करेंगे। अब देखो केव्स में आपको याद क्या रखना है कि जो गुप्ता की केव्स हैं वो टोटल कितनी है, पहले ऐसे थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो एक तो आगे अजंता का नाम सुना होगा आपने, टोटल 8 हैं जो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिन पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके बाद अजंता के बाद आ गई हमारी इल्लोरा केव्स, उसके बाद आ गई हमारी एलिफेंटा केव। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पे आ गई जो हम पढ़ेंगे नासिक की, नासिक केव्स। फिर हम पढ़ेंगे बाग केव। ऐसे करके टोटल कितनी है ये, बल्कि 7 ही हैं। ठीक है, छठी आ गई हमारी जूनागढ़ केव पढ़ेंगे। तो इनके फीचर्स ही देखने हैं हमें मेन। ठीक है, कहाँ पे हैं ये, इसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये आ गई हमारी 7th वाली उदयगिरी खंडागिरी केव। ठीक है, तो ये कवर करनी है। तो सबसे पहले हम कौन सी कवर करेंगे, एलोरा की। तो एलोरा की जगह सीधा पहले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अजंता केव्स। तो आप देखो आपको याद कैसे रखना है। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट है क्या क्या इसमें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये है कहाँ पे है। ये है औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, मतलब औरंगाबाद में। अगर आपको ये पता है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो केव है, क्योंकि क्लाइमैक्स पे पहुंच चुकी है, तो ये इस एलोरा केव जो हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोई केव है, ये पूरी की पूरी सीरीज़ है केव्स की, मतलब बहुत सारी केव्स हैं। अब ये टोटल कितनी केव्स हैं ये पूछ सकते हैं कि एलोरा में टोटल नंबर ऑफ़ केव्स कितनी हैं टोटल, तो टोटल कितनी हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसमें कितनी है 29, ये पता होना चाहिए अजंता में। ठीक है, अब ये जो 29 है हमारे पास, इनमें कुछ विहाराज होंगे और कुछ चैतियाज़ होंगे। कल हमने पढ़ा था चैतिया और विहाराज क्या होता है। चैतियाज़ क्या होती हैं, जो जहाँ पे जो मॉन्क्स होते थे वो वर्शिप करते थे। ठीक है, और विहाराज और
चेतियाज़। तो इस साथ साथ लिखते भी रहो आप। अब देखो इसमें टोटल कितनी चेतियाज़ हैं, मतलब इन 29 में से 4 चेतियाज़ हैं और जो बाकी कितनी बची हैं हमारे पास 25 इसमें विहाराज हैं। ठीक है, इन केव्स की बात कर रहा हूँ, अजंता केव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब भूल नहीं जाना कि मतलब आप क्या पढ़ रहे हो। अच्छा, उसके बाद हमें तीसरी नंबर पे क्या चीज़ पता चली कि यहाँ पे हमें देखा कि ये जो केव है ये मतलब कौन से ट्रेडिशन पे बेस है, क्योंकि अब केव है तो वहाँ पे अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, पेंटिंग्स वगैरह हुई होंगी, तो उनको देख के हमें लगा कि ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन पे बेस्ड है। ठीक है, उसमें हमें बुद्धिस्ट ट्रेडिशन दिखती है अंदर। ठीक है, उसके बाद ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझाना चाह रहा था मैं, वो ये है कि देखो ये हैं कैसे। जैसे मान लो केव्स हैं तो किसी पहाड़ी पे ही होंगी ना, तो जैसे मान लो ये कोई पहाड़ी है और पहाड़ी की एक होती है हमारी स्लोपिंग साइड और इसको हम बोलेंगे स्टीप साइड है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे स्टीप है बिल्कुल। तो ये वाली जो अजंता की केव्स हैं ये सारी की सारी हमें स्टीप साइड पे मिली हुई हैं। कहने का मतलब ये जो भी जिस हिल में बनाया है उन्होंने, हर एक हिल के स्टीप साइड पे बने हुए हैं, तो ऐसे करके इन्होंने केव बना रखी है अंदर। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर होगी कि ये स्टीप साइड पे हैं। उसके बाद अगर ये स्टीप साइड पे है तो मुझे बताओ इसके सामने कोई कोर्ट यार्ड होगा? कहाँ होगा कोर्ट यार्ड? तो तब बनेगा ना जैसे इसके आगे कहाँ कोर्ट यार्ड नहीं है, ऐसे याद रख लो, यहाँ पे कोर्ट यार्ड नहीं है। ठीक है, तो 4th नंबर पे हमें ये पता चला कि ये स्टीप साइड पे बनी हुई है और ये विदाउट कोर्ट यार्ड है। क्लियर हो रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें ये जो अंदर स्टोरीज़ मिली भी हैं तो हमें सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी दोनों मिली हैं। तो इसमें सिंगल एंड डबल स्टोरी हैं। ठीक है, केव्स में अंदर सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी दोनों मिली हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि अंदर हमें पेंटिंग मिली और अंदर स्कल्पचर्स भी मिले। तो पेंटिंग और स्कल्पचर्स हमें अंदर मिले हैं केव्स के अंदर ही। ठीक है, और वो अगर आप देखोगे तो वो किस पे बेस्ड हैं? बुद्धिज़्म पे बेस्ड हैं। तो वहाँ से हमने आइडिया लगाया था कि उस टाइम पे वहाँ पे जो ट्रेडिशन होगा वो भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन होगा। अच्छा, इसमें अगर पेंटिंग देखो ना तो इसमें सबसे मशहूर पेंटिंग है फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग। कौन सी? ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स। तो उस टाइम पे जो वो पेंटिंग करते थे ना, जैसे पूरी पूरी वॉल पे पेंटिंग कर देते थे। म्यूरल का मतलब होता है असल में म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि बड़े स्केल पे। ठीक है, बड़े स्केल पे जब पेंटिंग होती है तो उसे हम बोलते हैं म्यूरल। ठीक है, तो वॉल्स के ऊपर म्यूरल पेंटिंग्स हैं। अब फ्रेस्को का मतलब यहाँ पे क्या है? फ्रेस्को का मतलब होता है कि वो जो कलर यूज़ हुआ है वो वाटर कलर यूज़ हुआ है। कौन सा कलर हुआ है? वाटर कलर। तो वाटर कलर की पेंटिंग कर रखी है और बिग स्केल पेंटिंग है, तो इसी को नाम दिया गया फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग। ठीक है, अगर समझ आ रहा है फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग। अब थोड़ा सा इसको डेफिनेट बता दें ये बनाते कैसे थे। सबसे पहले करते क्या थे, ये कैसे बनती थी? शॉर्टकट सुन लो। शॉर्टकट क्या मतलब, अच्छे से ही सुन लो। सबसे पहले क्ले यूज़ करते थे। मान लो मिट्टी लिया आपने, क्ले ली, तो सबसे पहले क्ले से उस पूरी की पूरी दीवार को साफ़ करते थे। मतलब पहले क्ले लगाते थे पूरी दीवार पे। तो स्टेप बाय स्टेप ये काम करते थे। पहले मान लो उन्होंने क्ले लगाई, अब सिर्फ क्ले नहीं लगाते थे, क्ले के साथ मिक्स करते थे क्या चीज़? ये काऊ डंग को भी। ठीक है, गाय का गोबर यूज़ करते थे ये इसके साथ, क्ले के साथ, और साथ में राइस हस्क यूज़ करते थे। ठीक है, जब हम चावल साफ़ कराने के लिए जाते हैं ना तो उसमें जो बच जाता है राइस हस्क, तो पता होगा आपको, तो राइस हस्क। ठीक है, अब इन तीनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बनेगा। तो सबसे पहले इस मिक्सचर को अप्लाई करते थे, तो पहला स्टेप हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग है ये बनती कैसे है। तो सबसे पहले क्ले में काऊ डंग और राइस हस्क मिक्स किया, सबसे पहले वो अप्लाई कर दिया पूरी वाल पे। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते थे, उसके ऊपर प्लास्टर करते थे, लेकिन लाइम का। ठीक है, लाइम का प्लास्टर किया उसके ऊपर, उसी मिक्सचर के ऊपर। पहले मिक्सचर को थोड़ा सूखने दिया 1-2 दिन, उसके बाद सेकंड स्टेप में ये काम होता था। और फाइनल स्टेप मतलब थर्ड स्टेप में क्या करते थे, उसके ऊपर एक इमेज बनाते थे। फिर उस इमेज को फिल करते थे किसके साथ? कलर के साथ। और वो कलर कौन सा होता था मैंने ऊपर आपको बताया, वाटर बेस्ड कलर यूज़ करते थे। तो इस प्रोसेस के थ्रू निकल के जो आती है उसको हम बोलते हैं फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग।
तो अब ये फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग आपको और भी बहुत सारे केव्स में मिलेगी, अजंता केव में भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें इससे ज़्यादा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अजंता केव से, कहाँ पे है, उसमें कितने केव्स हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे कौन सा ट्रेडिशन देखा गया, वहाँ पे जो स्टोरीज़ बनी हुई हैं वो स्लोप साइड पे हैं कि स्टीप साइड पे हैं, वो पता होना चाहिए। पेंटिंग कौन सी है, वहाँ पे स्कल्पचर्स भी मिले हैं हमें। ठीक है, लेकिन अभी हम फ़िलहाल वो नहीं जानते कि वो स्कल्पचर्स कौन से थे कौन से नहीं थे। अब ये जो फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग है ये बहुत सारी टाइप की, इनमें आप याद रख सकते हो अगर कुछ याद रखने के लिए। जैसे आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम में मैंने देखा भी है, फ्लाइंग अप्सरा, ये एक फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग ही है। ठीक है, उसके बाद डाइंग प्रिंसेस, मतलब उसके ऊपर ये बनी हुई हैं, उनका नाम हमने अब दे दिया। ठीक है, ऐसे ही मंजूरी वगैरह ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप फ़िलहाल ऐसे एक दो याद रख लो, ये फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग है। अब हम बात करते हैं सेकंड केव की सीरीज़ की। पहली हमने बात की अजंता की। आई होप आपको ये अजंता क्लियर हो गया होगा, इसमें अब कुछ उतना बचा भी नहीं है। दूसरा आगे हमारा मैंने बताया था कौन सा था, एलोरा केव है ना, एलोरा केव्स। अब बात करते हैं एलोरा केव्स की। अब सबसे पहले तो हमें भी पता होना चाहिए है कहाँ पे है, ये भी औरंगाबाद में ही है। कहाँ पे है, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पे है मैंने अभी बताया, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखते हैं यहाँ पे टोटल कितने केव्स हैं। जैसे पीछे 29 थे तो यहाँ पे कितने 34 केव्स हैं टोटल। अब इनमें कुछ होंगे, जैसे यहाँ पे वो नहीं है चैत्याज और विहाराज नहीं है, यहाँ पे ये कुछ हिंदुज़म बेस्ड है, कुछ जैनिज़्म है और कुछ बुद्धिज़्म बेस्ड है। हिंदुज़म बेस्ड कितने हैं टोटल 17, 34 में से 50% हिंदुज़म बेस्ड हैं। उसके बाद अगर जैनिज़्म की बात करें तो 5 जो हैं वो जैनिज़्म बेस्ड हैं और बुद्धिज़्म बेस्ड हमारे पास 12 बच गए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन बने ना बने, कम से कम अगर आपसे कोई पूछे एलोरा केव के ऊपर कुछ लिखो या कुछ बताओ तो आप ये चीज़ें तो बता सकते हो कम से कम। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे वो कौन सी स्टीप साइड पे था, यहाँ पे ये कहाँ पे होगा, स्लोपिंग साइड। जैसे मान लो ये कोई पहाड़ी है और ये इसकी स्लोपिंग साइड है, ये आ गई इसकी स्लोपिंग साइड। ठीक है, तो ये कहाँ पे बने होते हैं, इस साइड पे, मतलब ऐसे बना रखे होंगे, इस पहाड़ी को कट करके ऐसे बने हुए हैं यहाँ पे केव्स। ठीक है, जैसे मान लो ये आ गई आपकी सिंगल स्टोरी, डबल, तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रिपल स्टोरी है। ठीक है, 1 2 3, वहाँ पे डबल स्टोरी थे सिर्फ ऊपर अजंता में। तो एलोरा में आपको क्या क्या दिखा, डबल स्टोरी मैंने बताया था ना शायद आपको, हाँ डबल स्टोरी है। ठीक है, अजंता में डबल स्टोरी याद रखना है। एलोरा में टोटल कितनी है, 3 स्टोरीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद मैं क्या बता रहा था आपको, एक तो ये आपको याद रखना है स्टोरीज़ हैं, लेकिन ये कौन सी साइड है, स्लोपिंग साइड याद रखना है मेन, कि स्लोपिंग साइड के ऊपर उन्होंने बना के रखा हुआ है, हिल की स्लोपिंग साइड पे। ठीक है, अब स्लोपिंग साइड पे तो यहाँ पे कोर्ट यार्ड भी है, क्या है, कोर्ट यार्ड भी है। वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे कोर्ट यार्ड है। ठीक है, ये आगे क्योंकि जगह बहुत सारी है ना, तो कोर्ट यार्ड यहाँ पे है। वहाँ पे बनाना मुश्किल था इसलिए नहीं था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे सिंगल स्टोरी भी है, यहाँ पे डबल स्टोरी भी है, यहाँ पे ट्रिपल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिपल स्टोरी है, मतलब सिंगल भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी है। अब क्योंकि एक तो है नहीं है केव की हम बात करें डबल स्टोरी थी कि ट्रिपल थी, 34 केव्स हैं टोटल, ऊपर 29 थे। अब 34 में आपने देखा कि वो कुछ में सिंगल स्टोरी होगी, कुछ में डबल होगी, कुछ में ट्रिपल होगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, इन केव्स में ही एक केव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं प्रीमाइस नंबर। इनको हमने नंबरिंग दे रखी है एक्चुअली, जैसे ये टोटल कितने हैं 34 है ना, तो ऐसे ही जो प्रीमाइस नंबर 16 ऑफ एलोरा है उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक्चुअली हम किस नाम से जानते हैं, कैलाश टेम्पल के नाम से, कैलाश नाथ टेम्पल। तो कैलाश नाथ टेम्पल की आपने फीचर्स सुने होंगे कि वो मोनोलिथ टेम्पल है। मोनोलिथ का मतलब हो गया कि मतलब वो एक आर्किटेक्चरल वंडर है अपने आप में, इंडिया में अगर देखा जाए, कि मतलब सिर्फ एक पत्थर को ही तराश के उन्होंने पूरा का पूरा टेम्पल बनाया है। ठीक है, अच्छा, इसलिए आपको याद रखना है कैलाशनाथ टेम्पल। और क्वेश्चन आ सकता है कि कैलाशनाथ टेम्पल बनाया किसने था, किसके मतलब कौन सा रूलर था उस टाइम पे, तो ये बनाया किसने था, राष्ट्रकूटाज ने बनाया था। राष्ट्रकूटाज ने बनाया था उस टाइम पे। इनका रूलर कौन था, कृष्णा फर्स्ट। तो इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग जो है वो यहाँ पे भी हैं। ठीक है, एलोरा में
ये जनरली मतलब जी राष्ट्रकूटा के जो पीरियड था ना उसी टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया था। तो राष्ट्रकूटा पीरियड में फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग मिलती है। तो मतलब अगर एलोरा में कोई पूछे कि है फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग, तो आपको बोलना है बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल आपको आ सकती है, वैसे नहीं आएगी। तो वो था लॉर्ड विष्णु राइडिंग आने गरुड़ा, ठीक है। याद रखो ना रखो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारे 2 केव्स। अब आते हैं 3rd नंबर पे के केव्स पे। तो 3rd नंबर पे आता है एलिफेंटा केव। कौन सा है? एलिफेंटा केव। अब देखो ये कहाँ पे एलिफेंटा केव, ये है असल में मुंबई से अगर आप, जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ये आ गया हमारा JNK, शर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये गुजरात है ना हमारा, यहाँ पे मुंबई है मान लो, तो मुंबई से आप इधर जाओगे ना ऑफशोर, यहाँ पे आइलैंड है, ठीक है, उस आइलैंड के ऊपर है ये, ठीक है। मुंबई से थोड़ा सा अगर इस साइड पे जाओगे आप, तो वहाँ पे है हमारा एलिफेंटा केव। क्या है यहाँ पे? एलिफेंटा केव, एक आइलैंड पे है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ही था। मतलब शुरू में जब केव की हमें पता चला ना कि पहली वाली चीज़ें कौन सी हैं, तो वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की हैं। लेकिन फिर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को अब बाद में उसके ऊपर आप देखोगे अभी तो हिंदू ट्रेडिशन प्रेवलेंट कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेन आप देखोगे तो वो क्या है कि एलिफेंटा का, वहाँ पे एक स्कल्पचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा केव में एक स्कल्पचर है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वो जो स्कल्पचर है वो कौन सा है? त्रिमूर्ति का। कौन सा है? त्रिमूर्ति है वहाँ पे। आपने वो मूवी भी देखी होगी जिसमें वो त्रिमूर्ति है, शायद मूवी का नाम भी मुझे भी याद नहीं है। तो वहाँ पे 3 मूर्तियाँ हैं। किस किस की हैं? भैरव, महेश और उमा, ठीक है। तो ये एलिफेंटा केव इसीलिए जाना जाता है, वहाँ के स्कल्पचर की वजह, त्रिमूर्ति की वजह से। उसके बाद एलिफेंटा केव हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नासिक केव। नासिक केव्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल कितने केव्स हैं सबसे पहले ये पता होना चाहिए। वो मैंने उसकी लोकेशन बता दी ना आपको, उसकी कहाँ पे थी, किसकी? एलिफेंटा की, कि वो एक आइलैंड के ऊपर है, ठीक है। यहाँ से मुंबई से हम अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पे आइलैंड पे एलिफेंटा है। तो नासिक केव कहाँ पे है सबसे पहले, कहाँ पे ये पता होना चाहिए। तो ये हैं महाराष्ट्र में ही। कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे नासिक केव में टोटल पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ़ केव्स कितने हैं। तो 24 केव्स हैं। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन के बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेवलेंट होगा स्टोन, ये सैंडस्टोन इसलिए। तो वो केव्स जो हैं वो सैंडस्टोन के केव्स हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ना तो ये सारे के सारे मतलब 24 के 24 यहाँ पे विहाराज ही हैं, चैत्याज यहाँ पे नहीं है, सारे के सारे विहाराज हैं, ठीक है। और ये कौन से सेक्ट को? हीनायाना सेक्ट के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि हमें उसी के फीचर्स दिखे हैं तो इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो हीनायाना और दूसरा कौन सा था? महायाना। तो हीनायाना सेक्ट के मानने वाले वहाँ पे सिर्फ हमें विहाराज दिखे हैं, चैत्याज नहीं है, ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कई बार, उसके लिए सॉरी। अब ये मैंने कौन सा बताया था? नासिक के। अब आपको पता है नासिक तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि आपने देखेंगे बहुत सारे सेक्रेट हिंदू रिलीजन वहीं पे पाए जाते हैं। जैसे कुंभ मेला का नाम सुना होगा आपने, या फिर ये ज्योतिर्लिंगा, ठीक है, शिवा ज्योतिर्लिंगा। तो टोटल 12 है, उनमें से एक नासिक में भी है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो नासिक केव हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 5th नंबर पे कौन सा था हमारा, कौन सा था यार ऊपर, सॉरी एक मिनट, हाँ बाघ केव। हम देखते हैं बाघ केव। तो 5th नंबर पे आ गया आपका बाघ केव। ये कहाँ पे है? ये है MP में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसमें अगर आप बात करें कि टोटल कितने हैं केव्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल कितने मिले हैं? 9 नंबर, मतलब 9 केव्स हैं यहाँ पे। टोटल कितने हैं? 9 केव्स हैं। और ये भी सारे के सारे सैंडस्टोन के हैं। जैसे यहाँ पे सैंडस्टोन के थे, नासिक वाले केव सारे सैंडस्टोन के थे, तो बाघ केव भी सैंडस्टोन के बने हुए हैं। उसके बाद ये सारे के सारे यहाँ पे हमने देखा ट्रेडिशन मतलब बुद्धिज़्म का ही ट्रेडिशन देखा वहाँ पे। तो यहाँ पे ये आप बोल सकते हो कि 9 जो सैंडस्टोन है सारे के सारे किसके हैं? बुद्धिस्ट के ही हैं, ठीक है।
अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है केव नंबर। जैसे आप टोटल लोगे तो हमने नंबर दे रखा है, जैसे ऊपर मैंने बताया था आपको वैसे ही। तो केव नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था किसमें, इसमें एलोरा केव में, कि प्रीमाइस नंबर 16 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे केव नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। क्यों? केव नंबर 4 को ही बोला जाता है रंग महल। तो रंग महल का नाम सुना होगा आप, ठीक है। तो और क्या बचा है इसमें? तो एक तो ये याद रखना है कि बुद्धिज़्म बेस्ड टोटल नंबर ऑफ कितने, और केव नंबर 9, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद चलते हैं हम 6 नंबर पे, जो है हमारा जूनागढ़ का केव। जूनागढ़ का केव। तो जूनागढ़ केव में आपको क्या याद रखना है? पहली चीज़ ये हैं गुजरात में। कहाँ पे पाए जाते हैं? पहली चीज़ ये याद रखनी, कहाँ पे हैं ये? गुजरात में। जूनागढ़ तो वैसे ही मैं बताया गुजरात में ही है, ठीक है। अब इनको ही, जूनागढ़ को हम दूसरा नाम भी है हमारे पास, ऊपरकोट भी बोलते हैं उसको, ऊपरकोट केव्स, ठीक है। अब ऊपरकोट से नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ना असल में जो ऊपर वाला चैम्बर है ना, ऊपर वाली लेयर है, जो जैसे मान लो केव है तो एक ये है, इसके ऊपर एक केव यहाँ पे है, मान लो ये केव फर्स्ट, ये सेकंड। तो फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए इन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी हैं, यहाँ पे स्टेयर्स का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ऊपरकोट केव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर स्पेसिमेंट्स देखोगे आप, मतलब हमें जो चीज़ें मिली हैं वो ज़्यादातर रिलेटेड किसके हैं? हिंदुज़म के भी हैं और बुद्धिज़्म के भी हैं, ठीक है। तो जूनागढ़ में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं है, ना ही आपसे कोई पूछेगा। और एक आ गया लास्ट हमारा, जो हमने बोला था, उदयगिरी खांदागिरी केव्स, ठीक है। ये जो केव है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, कहाँ पे है ये? उड़ीसा में है। और ये एक ऐसा केव है जो जैन के साथ रिलेटेड है, तो जैन प्रीमाइस है ये, ठीक है। वैसे जैनिज्म हमने ऊपर भी देखे थे, कुछ थे, तो जैन प्रीमाइस है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली सिर्फ एक किंग को ही वो करते हैं, बोल सकते हो पैट्रोनाइज है, ठीक है। ये किसने पैट्रोनाइज किया था? उनका नाम था खारवेला। इस किंग का नाम था खारवेला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्कल्पचर भी मिल जाएंगे जो कि जैनिज़्म के ऊपर बेस्ड होंगे पूरे के पूरे, और बहुत सारी ओडिसी डांस फॉर्म भी मिल जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि ओडिशा के साथ रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगी पेंटिंग में हुई हुई, ठीक है। तो कहने का मतलब इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है। आपको अगर गुप्ता एज आर्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें केव्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन केव्स में भी अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट केव्स हैं, बल्कि 3, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ठीक है। इसके बाद बाकी मुझसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैंने सारा कवर करवा दिया आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर, पहले नॉर्थ में फिर साउथ में, ठीक है। वही नगारा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल, ठीक है, नॉर्थ में और साउथ में, वो सारा कुछ देख लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे अपने पढ़ाने में कुछ चेंज करना चाहिए कि जिससे आपको अच्छे से समझ आए, तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।